देखिए आज का टॉपिक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। हेडिंग बनाइए आज का, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सभी लोग हेडिंग बना लिए, समझिए अब ध्यान से। आप सब जानते हैं वंशागति क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। जो गुण वंश में गति करता है, वर्ड से ही स्पष्ट हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन से ही। जो गुण क्या होता है, वंश में गति करता, अर्थात एक वंश से दूसरे वंश में जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, वंशागति कहते हैं। आखिर इसका वंशागति में गुणसूत्र का भी कोई रोल है क्या? है रोल। वंशागति में यानी कि एक वंश से दूसरे वंश में गुण को ढोने वाला कौन स्टाफ है? गुणसूत्र है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। तो मानव के शरीर में कितना गुणसूत्र होता है? 46, यानी कि 23 जोड़े के रूप में रहता है। ठीक है, लेकिन यह जो सिद्धांत दिया वाल्टर और सटन, वाल्टर और सटन नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्धांत दिया। ठीक है, 1902 ईस्वी में दिया, और इन्होंने बताया, अवलोकन किया, अध्ययन के पश्चात बताया कि वंशागति का जो मेन पिलर होता है या एक ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है। पुल क्या काम करता है? दो किनारे को जोड़ने का काम करता है। पुल का क्या काम है? बीच में नदी है, इस पार और इस पार को आपस में वो कनेक्ट करता है। और वही हमारे बॉडी में गुणसूत्र, वंशागति के लिए गुणसूत्र एक ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है, जो दो वंश को आपस में जोड़ता है। ऐसा में, लेकिन उन्होंने अध्ययन किया कि जीन और क्रोमोसोम में काफी समानताएं, अर्थात जो काम जीन करता है लगभग लगभग वही काम गुणसूत्र भी करता है। और जीन रहता कहां? तो गुणसूत्र के ऊपर ही बिछा रहता है। आप सबको पता है गुणसूत्र या जीन कहां रहता है, क्रोमोसोम कहां रहता है, हमारे बॉडी के किस भाग में? बताइए, गुणसूत्र कहां रहता है हमारे शरीर में? हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल में। आपके बॉडी में जितने भी सेल हैं, सभी सेल के अंदर केंद्रक है या नहीं है? पढ़े आप लोग 11th क्लास में सेल, तो सेल के अंदर क्या है? केंद्रक है ना, केंद्रक। और इसी केंद्रक में क्या होता है? इस प्रकार से क्रोमोसोम रहता है। क्या रहता है? सोम, जिसको हम लोग कहते हैं गुणसूत्र। और ये जो होता है पतले धागे के समान रचना होता है। ठीक है, तो सपोज दैट मान के चलिए ये क्या है? गुणसूत्र। ठीक है, और इसके ऊपर इस प्रकार से जीन बिछा हुआ रहता है। ऐसा में इसके ऊपर क्रोमोसोम के ऊपर क्या लगा हुआ रहता है? जीन लगा हुआ। अर्थात गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम और जीन का लगभग सेम काम है। दोनों में काफी समानताएं देखा। कौन? सटन और बोबेरी साहब ने। वैज्ञानिक का क्या नाम है? सटन और बोबेरी, जिन्होंने जीन और क्रोमोसोम में काफी समानताओं को देखा और उसी आधार पर क्या किया? वंशागति का गुणसूत्रीय का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, तो लिखिए आप लोग। लिखिए यह सिद्धांत सटन एवं बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने
जीन और क्रोमोसोम में जीन और क्रोमोसोम, जानते हैं क्या होता है क्रोमोसोम? गुणसूत्र की समानताओं के आधार पर, गुणसूत्र की समानताओं के आधार पर कब प्रस्तुत किया? 1902 ईस्वी में प्रपोज किया, प्रस्तुत किया। 1902 ईस्वी में प्रस्तुत किया। यहां तक लिखे सभी लोग। चलिए आगे समझिए ध्यान से। इन्होंने जीन और क्रोमोसोम के बारे में क्या बताया? सबसे पहले बताया कि ये ब्रिज का काम करता है, जस्ट बताए, यानी कि माता पिता के गुण को उसके संतान में, फिर उसके गुण को उसके संतान में, उसके गुण को उसके संतान में, यानी कि ये गुण कभी विलुप्त नहीं होता। आखिर ये गुण एक वंश से दूसरे वंश में किस प्रोसेस के द्वारा जाता है? रिप्रोडक्शन। इसके अलावा और कोई इसका माध्यम नहीं है। कोई इंजेक्शन है इधर डाल देंगे उसमें चल जाएगा माता पिता का गुण? नहीं जाएगा। इसका एक ही प्रोसेस है जिसका क्या नाम है? रिप्रोडक्शन। तो बताइए रिप्रोडक्शन के द्वारा माता पिता का गुण किसके द्वारा आता है? जीन और क्रोमोसोम के द्वारा। अर्थात इसका बेसिक आधार माना गया है डीएनए को। किसको? आखिर माता पिता का डीएनए कैसे आता है बच्चों में? ये क्वेश्चन आप लोग से जल्दी से बताइए। या माता पिता का जीन हमारे बॉडी में या माता पिता का क्रोमोसोम अगली पीढ़ी में कैसे आ जाता है? कैसे गुणसूत्र आ जाता है? आपके शरीर में आपके पेरेंट्स का गुणसूत्र कैसे आया? बताइए। क्योंकि आप सबको पता है कि आपके बॉडी या किसी भी जीव का बॉडी का निर्माण गैमेट से हुआ है। कितने गैमेट से? मेल गैमेट्स। और तो जो गैमेट्स है वो भी क्या है? एक प्रकार का सेल है। क्या है? अभी आपको बताया जितने भी सेल होते हैं सभी में क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं? और इसी केंद्रक में क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ अर्थात जीन, डीएनए और गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। और इन्हीं जब दोनों का मिलन होता है, दोनों का जब फ्यूजन होता है, तब एक नए गुण वाले प्लांट्स नहीं, एनिमल की उत्पत्ति होती है। समझ में आया? तो आपके बॉडी में आपके मदर के फादर का डीएनए कैसे आया, क्रोमोसोम कैसे आया? समझ में आया? क्योंकि अब किसी भी जीव का उत्पत्ति कैसे हुआ है? गैमेट्स के मिलने से हुआ। कौन कौन गैमेट्स? मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स क्या है? स्पर्म। और फीमेल गैमेट्स क्या है? ओवम। और आप सबको पता है स्पर्म भी क्या एक प्रकार का सेल है। क्या है ना? सेल। किस आकार का सेल है ये? लंबा सेल है। और ऐसा सेल जिसमें गति होता है, लेकिन इसके अंदर भी क्या है? ये न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस में क्या है? सारे अनुवांशिक मटेरियल लोड है समझ में? क्रोमोसोम भी है और क्या है? जीन भी है। और ओवम भी क्या है? एक प्रकार का सेल। क्या है? सेल। लेकिन यह कैसा सेल है? गोलाकार सेल। इसमें गति, लेकिन इसके अंदर भी क्या है? न्यूक्लियस है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर सारे अनुवांशिक पदार्थ अर्थात जीन, डीएनए और क्रोमोसोम सारा है। किसका है इसमें? मदर का या फादर का? मदर का है। और स्पर्म में किसका है? फादर का है। तो बताइए दोनों का क्रोमोसोम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोनों का डीएनए मैच करेगा कि नहीं करेगा? दोनों का जीन भी आपस में क्या होगा? मिलेगा। इस प्रकार आप और हम में किसका गिफ्ट आया है? मदर और फादर का। आपको बताए थे ये गुण क्या है? अनुवांशिक तोहफा है सबके लिए। ये क्या है? एक गुण मतलब सबको अगला पीढ़ी देते जाता है। जैसे पहले या अभी भी ऐसा होता है आप लोग जानते हैं सुहाग का कंगन, जानते हैं ना? हाँ,
वो कंगन होता है और वो सबका माँ अपनी बेटी को देता है, चलिए बहू को ही देती है, तो उसको भी उसका साथ दिया होगा, उसको भी उसका साथ दिया होगा। इस प्रकार से ये क्या होता है, सुहाग का कंगन ट्रांसफर होते रहता है। सेम यही प्रोसेस है किसका, अनुवांशिक गुण का। ठीक है, आपके अंदर आपके पेरेंट्स का गुण है और आपके पेरेंट्स के अंदर उसका पेरेंट्स का गुण होगा। तो इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार जब स्पर्म का डीएनए और ओम का डीएनए क्या होता है, मिलता है, तब ये क्या है, बेबी का निर्माण होता है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कैसे बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो इसके अंदर किसका किसका कैरेक्टर, मदर और या फीमेल और मेल। ठीक है, लेकिन यदि बच्चा किसके जैसा दिखेगा, फादर के जैसा या मदर के जैसा, दोनों चांस हो सकता है। तुम क्या लगता है कि हमारे जैसे बच्चा दिखे, जिसका गुण हावी होगा, जिसका गुण प्रभावी होगा। आप सब पढ़ चुके हैं डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। तो तुम दोनों में जिसका कैरेक्टर हावी होगा, जिसका गुण ज्यादा प्रभावी होगा, इफेक्टिव होगा, उसका गुण दिखेगा, और जिसका गुण अप्रभावी होगा वो, ठीक है। चलिए, इस प्रकार हम लोग सटन और बवेरी के सिद्धांत को पढ़ते हैं। लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार बहुत सारा पॉइंट है, इसको हम लोग नंबर वाइज में कर लेंगे। ठीक है, पहला नंबर लिखिए गैमेट्स। गैमेट्स मतलब क्या होता है, युग्मक। कौन कौन युग्मक होते हैं, नर युग्मक और नर युग्मक को क्या कहते हैं, शुक्राणु, एंड मादा युग्मक को अंडाणु। तो जो आपका गैमेट्स यानी कि शुक्राणु अंडाणु क्या करता है, ये दो वंशों के बीच सेतु बनाता है। दो वंशों के बीच सेतु मतलब पुल, ब्रिज का काम करता है। लगातार दो वंशों के बीच ब्रिज का काम करता है। अब देखिए, जो नया बेबी बनेगा उसमें किसका किसका योगदान है, स्पर्म का भी, और जो उसका अनुवांशिक संरचना बनाता है, उसके बॉडी का स्ट्रक्चर, उसके अंदर कैरेक्टर, उसमें दोनों का भूमिका होता है। ठीक है, दोनों काम करता है। भले एक क्या बोलते हैं, एक स्टार बन जाता है, मतलब एक अच्छा फेमस हो जाता है, जिसका गुण प्रभावी हो जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर लिखिए, नए संतान के अनुवांशिक संगठन में अनुवांशिक संगठन में नर युग्मक शुक्राणु नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु, मादा युग्मक अंडाणु दोनों काम करता है, दोनों समान रूप से काम करता है। दोनों समान रूप से दोनों समान रूप से काम करता है। हो गया। इसके अलावे और बताया, इन्होंने क्या बताया कि जो आपका क्रोमोसोम है
एक धागे के समान संरचना होता है, जटिल संरचना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन जालिका। पढ़े होंगे आप लोग 11th के बायोलॉजी में। सेल के अंदर केंद्रक के अंदर क्या रहता है? क्रोमेटिन जालिका रहता है, जिसको हम लोग जिसके टुकड़ा को कहते हैं क्रोमोसोम, और उसी टुकड़ा पर क्या बिछा हुआ रहता है? जीन। लिखिए तीसरा सिद्धांत। गुणसूत्र धागे के समान रचना होता है। गुणसूत्र धागे के समान रचना होता है, जिसके ऊपर क्या बिछा रहता है? जीन। जिसके ऊपर जीन का प्लूरल क्या होगा? जीन्स बोल दीजिए उसको। जीन्स बिछा रहता है, क्योंकि बहुत सारा जीन है ना। जीन्स बिछा रहता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। ये मान के चलिए बहुत सारा क्या है? क्या है ये? क्रोमोसोम है, धागे के समान रचना। और इसके ऊपर क्या बिछा है? क्या बिछा है इसके ऊपर? बहुत सारा जीन्स बिछा हुआ है। ये सारा थ्योरी, ये सारा सिद्धांत, प्रिंसिपल कौन बता रहे हैं? सटन और बोवेडी दोनों क्या थे? एक बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है। ये हो गया आपका जीन। और ये धागे की समान रचना क्या कहलाएगा? क्रोमोसोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रोमोसोम। और ये जीन्स कहलाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को कितना नंबर होगा? नंबर बताइए। 4। तो गुणसूत्र कहाँ रहता है? गुणसूत्र केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन जालिका के रूप में रहता है। क्रोमेटिन जालिका के रूप में रहता है। तो ये क्रोमोसोम कब बनता है? जब सेल डिवीजन होता है। क्या होता है? सेल डिवीजन। कौन सा सेल डिवीजन? म्यूसिस या माइटोसिस? म्यूसिस। गैमेट्स निर्माण के क्रम में कौन सा सेल डिवीजन? म्यूसिस सेल डिवीजन, यानी कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इसी कारण तो हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम है? 46। लेकिन गैमेट्स में कितने आते हैं? आधा आते हैं, 23 ही आते हैं, ठीक है। क्या क्रोमेटिन जालिका के रूप में रहता है, और ये कब अलग होता है? विभाजन के समय, या लिखो कोशिका विभाजन के समय। कोशिका विभाजन के समय यह गुणसूत्र के रूप में सजा रहता है। गुणसूत्र के रूप में सजा रहता, मतलब ये गुणसूत्र से पहले क्या था? क्रोमेटिन जालिका था। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। ये मान के चलिए सेल है, सेल कुछ अलग ही आकार ले लिया। क्या बोल रही चंचल? ये क्या है? सेल है। और यह क्या है? केंद्रक। क्या है? केंद्रक, ठीक है। और इसके अंदर ये क्या है? क्रोमेटिन जालिका। अभी क्रोमोसोम नहीं बना है, अभी बिल्कुल जाल के समान फैला हुआ है, ठीक है। और ये सेल कौन सा सेल है?
कोई रिप्रोडक्टिव सेल मान लेते हैं, स्पर्म या ओवम, तो सपोज दैट स्पर्म ही मान लेते हैं, ठीक है। जब इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। स्पर्म का निर्माण किस सेल से होता है, स्पर्मेटोगोनिया सेल। किस टिश्यू से, जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू से। ये टिश्यू कहां रहता है, टेस्टिस में रहता है, वेरी गुड, ठीक है। तो जब स्पर्मेटोगोनिया सेल में क्या होता है, डिवीजन होता है, तब किसका निर्माण होता है, स्पर्म का। और इससे पहले ये क्रोमोसोम अरेंज नहीं रहता है, ये बिल्कुल जाल के जैसा बिछा हुआ रहता है, ठीक है। और जैसे स्पर्म का निर्माण हुआ, सब एकदम डेकोरेट हो जाएगा और अच्छे से सज जाएगा, ठीक है, समझ में आया। हाँ, इस प्रकार से ये क्रोमेटिन जालिका भी है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। क्या बोलते हैं, नेटवर्क। मतलब नेट मतलब क्या होता है, जाल होता है, मतलब नेट के जैसा काम करता है, ठीक है। लेकिन ये अरेंज होकर क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग डायग्राम बनाएंगे। भीख मांग लो किसी से, कौन बोल रहा है फालतू बात, मार खाएगा। ऐसे डिस यूज शुरू हो जाएगा ना। हो गया शुरू, आज होगा। यहाँ तक का हो गया। चलिए बताते हैं आपको, सटन और ब्रवेरी ये क्या है, दोनों दोस्त थे, और दोनों दोस्त ने अपने सिद्धांत में ये बात भी लिखा कि जो अनुवांशिक गुण को एक वंश में दूसरे वंश में ले जाता है, जो ट्रांसफर करता है, जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, वो क्रोमोसोम ही है। क्या है, क्योंकि यदि क्रोमोसोम जाएगा तो उसके साथ जीन भी जाएगा, ऐसा में, क्योंकि जीन कहाँ है, क्रोमोसोम पर ही लटका हुआ है। यदि गुणसूत्र या क्रोमोसोम एक वंश से दूसरे वंश में जाएगा तो उसके साथ सारा जिन्स भी चले जाएगा। इसी कारण अनुवांशिक गुणों का या अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक किसको माना गया है, क्रोमोसोम को ही माना गया। किसको, तो लिखिए कितना नंबर होगा, देखिए अनुवांशिक गुणों का वाहक, गुणों का वाहक गुणसूत्र ही होता है। अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है, गुणसूत्र ही होता है। अगला लिखिए, लिंग निर्धारण की क्रिया में, लिंग निर्धारण समझते हैं ना, लिंग निर्धारण, इसको हम लोग कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। लिंग निर्धारण की क्रिया में कौन भाग लेता है, गुणसूत्र ही भाग लेता है। लिंग निर्धारण की क्रिया में गुणसूत्र ही भाग लेता है, गुणसूत्र ही भाग
लेता है। अब देखिए, तो गुणसूत्र क्या करता है, एक वंश से दूसरे वंश में आनुवंशिक गुणों को ले जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये काम क्या करता है, लिंग निर्धारण करता है। ठीक है, क्या करता है, और वो भी बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता, क्योंकि ये खुद में अपने आप में राजा है। हाँ, राजा का भी कोई राजा होता है क्या, नहीं। तो गुणसूत्र अर्थात आप सब जानते हैं मेल के बॉडी में कौन सा गुणसूत्र है, मेल की बॉडी में क्या होता है और फीमेल की बॉडी में एक्स एक्स। क्या ये किसी का सुनता है, नहीं। यदि किसी का सुनता तो शायद आज हमारे क्लास में बेटियां नहीं होती, क्योंकि इंसान क्या चाहता है, बेटी नहीं हो। वैसे ही 100 इंसान में एक इंसान चाहता है कि हमारे घर भी बेटियां पैदा हो, लेकिन सब इंसान चाहता है क्या हो, बेटा हो। यदि लेकिन बेटी नहीं होगा तो फिर बहू कहां से आएगी, सब लड़का कुंवारे मर जाएगा ना। चलिए समझिए, इसी कारण सेक्स रेशियो को मेंटेन करने के लिए, लिंग अनुपात को संतुलित रखने के लिए फीमेल और मेल दोनों हमारे पर्यावरण में चाहिए, तब तो अगला वंश प्रोड्यूस होगा। अकेले कर पाएगा तुम लोग, तुम्हारे बस की बात नहीं है। चलिए समझिए, तो लिंग निर्धारण अर्थात अगला बेबी मेल होगा या फीमेल, डॉटर होगा सन, या बेटा होगा या बेटी, यह भी कौन डिसाइड करता है, गुणसूत्र करता है। और ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से करता है, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता। इसका मन होगा बेटा होगा या बेटी, है समझ में। तो लिंग निर्धारण में किसका रोल होता है, गुणसूत्र का। ठीक है, तो यह बात भी कौन बताया, सटन और बॉबेरी नामक साइंटिस्ट ने। कब बताया, हाँ 1902 ईस्वी में। इसके अलावा बताया कि गैमेट्स क्या होता है, हमेशा अगुणित होता है। क्या होता है, गैमेट्स में एक ही गुण होता है, मेल गैमेट्स में मेल का गुण और फीमेल गैमेट्स में फीमेल का गुण, अर्थात ये हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें एक सेट गुणसूत्र है। गैमेट्स में किसका गुणसूत्र है, केवल एक सेट गुणसूत्र है। तो लिखिए अगला नंबर कितना होगा रे, तो लिखिए गैमेट्स, गैमेट्स मतलब युग्मक। कौन कौन युग्मक, मेल गैमेट्स और हाँ स्पर्म एंड ओवम। क्या होता है, हमेशा हैप्लॉइड यानी कि अगुणित होता, हमेशा अगुणित होता है। क्यों अगुणित होता है, क्योंकि इसमें एक सेट क्रोमोसोम है, 23 या 46, 23। क्योंकि इसमें एक सेट, क्योंकि इसमें केवल एक सेट गुणसूत्र, कितना, 23 होता है। कितना गुणसूत्र होता है, केवल 23 गुणसूत्र होता है। इसी कारण आपका बॉडी डायप्लॉइड है, लेकिन आपका गैमेट्स हैप्लॉइड है, अगुणित। अब देखिए, जब गैमेट्स का निर्माण होता है तब क्या होता है, सारा गुणसूत्र अलग हो जाता है। क्या होता है, लेकिन वही गुणसूत्र जाके जब नया बेबी में प्रवेश करता है तो फिर सब क्या होता है, मिल जाता है। मेल के अंदर से जो क्रोमोसोम आया वो मिल गया, और फीमेल के अंदर से जो क्रोमोसोम आया वो भी क्या हो गया, जैसे जब आईपीएल होता है तो हमारे इंडिया के ही सारे क्रिकेटर क्या होते हैं, अलग अलग टीम में बट जाते हैं ना। लेकिन जब वर्ल्ड कप होता है तब
सारा टीम क्या होते हैं, एक साथ मिल जाते हैं और दूसरे देश के खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब आईपीएल होता है तब अपने ही देश के खिलाड़ी अलग अलग टीम बन जाते हैं। सेम कंसेप्ट यहां भी है। जब गेमिट्स का निर्माण हुआ उस समय क्या हुआ, क्रोमोसोम अलग हो गया। लेकिन जब मेल का क्रोमोसोम और फीमेल क्रोमोसोम आपस में क्या हुआ, आकर मिला, तो फिर आपस में मिल के क्या होता है, अरेंज हो जाता है। लिखिए इस पॉइंट। लिखिए, गैमेट्स निर्माण के क्रम में सभी गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। अलग हो जाते हैं, परंतु नए संतानों की उत्पत्ति के क्रम में क्या होता है, सभी गुणसूत्र मिल जाते हैं, क्या अलग हो जाते हैं, मिल जाता है पगला। नए संतान की उत्पत्ति क्रम में सभी क्रोमोसोम आपस में मिलकर क्या करते हैं, मिलकर रीअरेंज हो जाता है या पुनः व्यवस्थित हो जाता है, मिलकर पुनः व्यवस्थित हो जाता है। पुनः व्यवस्थित हो जाता है। हो गया। लिखिए अगला। क्रोमोसोम के कारण ही प्रभावी और अप्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, ठीक है। तो प्रभावी लक्षण कैसे होता है, क्रोमोसोम के कारण। अप्रभावी किसके कारण होता है, क्रोमोसोम के कारण, क्योंकि आनुवांशिक गुणों का मेन मॉनिटर कौन है, क्रोमोसोम है। क्यों मेन मॉनिटर कहा गया, क्योंकि उसके ऊपर सारा कुछ, जीन भी उसी के अंदर है, डीएनए भी उसी के अंदर है, क्रोमोसोम भी उसी के अंदर। क्रोमोसोम जहां जाएगा वहां पूरा उसका टीम जाएगा, ठीक है। इसी कारण आनुवांशिक गुणों का वाहक किसको कहा गया है, क्रोमोसोम को ही कहा गया।